वेलकम बैक टू सुर स्टोरीज। और आज का जो हमारा गेस्ट है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड द सेंसेशनल वॉइस बिहाइंड हिट्स लाइक बेबी वॉन्ट यू टेल मी फ्रॉम साहो, राजा जी फ्रॉम मणिकर्णिका एंड सो मेनी मोर। सो आज इनकी जर्नी की बातें करेंगे। सुर, जिसकी एक अलग ही दुनिया होती है। यहाँ सारे किरदार अपनी कहानियां खुद लिखना चाहते हैं, मानो सब अपने सपनों की पतंग पर सवार होकर आसमान छूना चाहते हों। कुछ ऐसी ही सुरीली कहानियों का सफर लेकर हम आए हैं सुर स्टोरीज पर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। म्यूजिक कहाँ से आया? म्यूज़िक एक्चुअली मेरे फादर से आया है देखा जाए तो, और मॉम के साइड से भी आया है, क्योंकि पापा तो मेरे आर्टिस्ट हैं ही। आपको तो पता ही है कि मेरे पापा कथक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर। और वहीं से बेसिकली म्यूज़िक मेरे अंदर आया है। तो बचपन से ही सिंगिंग का इंटरेस्ट रहा है। तो पापा से शुरुआत हुई फैमिली में म्यूजिक की, या उनके पहले भी दादाजी या सब लोग म्यूजिक? जनरेशन से ही है बेसिकली। Okay. मेरे दादाजी भी एक तबला प्लेयर थे। ओके। फिर उनके आगे अगर देखें तो मेरे पापा, फिर उनके बड़े भैया भी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। और पूरी फैमिली देखें तो क्लासिकल में है। मैं ही एक एक्सेप्शन हूँ जो बॉलीवुड को मैंने चूज किया है अपने तुम्हारे करियर के लिए। ताऊ जी को कौन नहीं जानता है, बिल्कुल। श्री छन्नूलाल मिश्रा जी। सबसे पहला ब्रेक कौन सा मिला मुंबई जब आए तो? उसके पहले थोड़ा मैं रिवाइंड करता हूँ। 2014 नवंबर में मैं आया था बॉम्बे। कोई भी लिंक्स था नहीं, कहाँ जाना है, स्टूडियो कहाँ है, ये भी नहीं पता था मुझे कि प्रीतम दा का स्टूडियो कहाँ है, हिमेश रेशमिया जी का स्टूडियो कहाँ है। सो आई यूज टू सर्च ऑन गूगल वेयर इज प्रीतम दा स्टूडियो। अच्छा। फिर भी वहाँ पे भी नहीं पता चल पाता था कि किसका स्टूडियो कहाँ पे है। तो इस तरह करते 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 3 साल निकल गए। इवन आफ्टर बीइंग वन ऑफ द टॉप 16 कंटेस्टेंट्स ऑफ आइडल, बहुत ही मुश्किल था, मतलब कनेक्ट करना लोगों से। एक तो नंबर नहीं था किसी का। तो लोग पहले बोलते थे कि फिल्म डिक्शनरी है, वहाँ से नंबर उठाओ एंड कॉल कर लो। तो मेरा भी ये काम था। जब मैंने देखा कि 1.5-2 साल किसी से मिल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं डिक्शनरी में, वो भी मैंने खरीद नहीं पाया था मैं, क्योंकि आई वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम। ओके। तो किसी फ्रेंड का है, कोई फ्रेंड ने मुझे नंबर दे दिया कि ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, कॉल कर लो। कॉल करो तो रॉन्ग नंबर। फिर मैं बोला अब नंबर भी गलत है, कैसे अप्रोच करूँ। 3 साल बाद जाके बीच में मुझे लगा कि शायद एज अ सिंगर बहुत मुश्किल हो रहा है, एंड आई हैड टू अर्न ऑल्सो। कभी ऐसा लगा कि वापस चले जाना चाहिए बट ना, अब नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ कभी थॉट आया दिमाग में? सी उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल। तो ऐसा ये नहीं लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ही ड्रीम नहीं है, ये फैमिली का ड्रीम है। पापा मम्मी भैया दीदी सबका ड्रीम रहा है कि मेरा बेटा एक दिन फिल्म्स में गाए। तो वो जाने की बात तो थी ही नहीं कभी भी। मेरा ये था कि अब आया हूँ तो यहीं रहने वाला हूँ, मैं कैसे भी करके यहीं रहना है। तो यही कर रहा था 3 साल। फिर 2017 में एक स्टूडियो में मैं एज एन इंटर्न साउंड इंजीनियर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था। ओके। तो वहाँ पे लकीली पता चला कि शंकर जी आते हैं, शंकर महादेवन सर। मेरे ज्वाइन करने के 5-6 दिन बाद ही उनकी रिकॉर्डिंग आ गई। ओह। सो आई वाज लाइक यू आर गोइंग टू मीट शंकर महादेवन, द शंकर महादेवन। वाओ। सो आए वो स्टूडियो में डब करने के लिए। and हमारा तो जानते ही हो कल्चर, देखा नहीं सीनियर को, बस खड़े हो गए नमस्ते सर। नहीं, बिल्कुल होता है, तो वो अच्छी चीज़ चीज़ तो है। जानते ही हो। सो समहाउ ही नोटिस्ड एंड ही गॉट टू नो कि ये लड़का भी सिंगर है, बिकॉज आई वॉज द न्यू फेस इन द स्टूडियो, पहली बार देख रहे थे। सो उनका मन हुआ कि सुनते हैं क्या गाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि गाते हो, सीखा है कभी ये? मैंने बताया सब कुछ कि हाँ मैंने सीखा है। किससे सीखा, कहाँ सीखा, ऐसा कुछ खास बताया नहीं। सो ही हर्ड वन सॉन्ग एंड ही वाज लिटरली वेरी हैप्पी कि सुर में गाता है। तो उस दिन जो उनका गाना रिकॉर्ड करने आए थे वो, उसमें उन्होंने जैसे ही मुझे सुना, उन्होंने बोला कि डू द कोरस फॉर मी। ओह, तो बहुत बड़ी आप चीज़ है एक्चुअली। लोगों के लिए आप लगता है वो समझ सकते कोरस हो। छोटी चीज़ है, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, शंकर जी के लिए अगर कोरस क्या, एक छोटा सा भी गाने मिल आलाप। जाए, अलाप क्या, कुछ भी गाने, एक वर्ड मिल जाए ना, तो भाई लोग, सिंगर्स के लिए लगता है कि वाह, कितनी बड़ी चीज़ हासिल हो गई। इट वाज अ बिग थिंग। तो इस तरह से स्टार्ट हुई एक तरीके से इंट्रैक्शन। तो कौन सा गाना था, बता सकते हो कौन सा गाना था? कुछ अलग लैंग्वेज का एक्चुअली सॉन्ग था, मुझे अच्छा। याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया अब तो। ओके, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाते हैं राइट। singer। उस तरह से उनको समझ में आया कि एक लड़का है जो गा लेता है ठीक ठाक।
So he was very happy. Then later on he introduced me to Ehsan sir, Loy sir. तो इस तरह से धीरे 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 एक आलाप कभी गवाया, कभी एक कोरस गवा दिया, कभी हारमोनी बोल दिया, कभी बोल दिया उन्होंने कि तार सप्तक का सुर है, कोई हाई नोट है तो वो गा दो। तो करते 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 अचानक से एक दिन उनको लगा कि एक सॉन्ग ये वाला हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मतलब तुमको उन्होंने अपनी उंगली पकड़ाई, तुम कंधे पे बैठ, नहीं ठीक है, दैट्स योर टैलेंट। नहीं बट मेरे माइंड में एक ही चीज था कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आती है आपके सामने। अगर आप मेरे पास एज अ सिंगर आए हो, अगर आप पहले दिन प्रूव नहीं कर पाए कि आप सुर में गा सकते हैं, तो वो इम्प्रेशन डाउन हो जाता है, जो मेरे माइंड में था कि ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। तैयारी वैसी रखनी पड़ती है कि भाई कभी भी आए तो आप उस चीज को निभा पाओ, आप अपने आप को प्रूव कर पाओ कि हाँ मेरा ये लेवल है, मैं ऐसा गा सकता हूँ। राइट, बिल्कुल सही। तो रियाज कंटिन्यू रखा and then- 100% रियाज तो चाहिए ही चाहिए। तो यही है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, वोकल इंस्ट्रूमेंट, यस, वो प्रिपेयर नहीं होगा तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको मिस कर देंगे। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये नहीं चाहता था, आई वॉज प्रिपेयर्ड वेल इनफ। तो जब उन्होंने बोला, फिर आगे जाके आलाप वगैरह करते करते इसमें भी मेरे लगते हैं 1.5 साल मुझे निकल गए। लेकिन उनको भी ट्रस्ट होना चाहिए था। तो थैंकफुली ही फेल्ट लाइक गिविंग मी दैट सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग इज बंदिया फ्रॉम द फिल्म हल्का, जो बाद में मूवी के थिएटर्स में तो ऑब्वियसली आई थी। तो उस सॉन्ग का फिल्म वर्जन पैपॉन ने गाया है और एल्बम वर्जन मैंने और एक दूसरे सिंगर ने गाया है। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट फर्स्ट, ब्रेक ओके। 2017 में। उसके बाद तो बहुत सारी मूवीज की, उनके मतलब उनके बहुत सारे अच्छी मूवीज में गाने गाए तुमने। विच वॉज योर फेवरेट नंबर जो उनके लिए गाया हो, और तुमको ऐसा लगता है कि अभी तक का, आगे बहुत सारे गाने आने वाले हैं, लेकिन अभी तक यू फील कि हाँ ये जो गाना मिला ना, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और बहुत अच्छा लगा। नहीं तो फेवरेट क्योंकि आप किसके लिए गा रहे हो वो मैटर करता है। बात तो सही है, बट फिर भी सी होता है कि एक कनेक्शन इसके साथ है ना, कुछ अलग कनेक्शन है मेरा। वो एक लाइन ही क्यों ना हो, एक आलाप ही क्यों ना हो, एक होता है ना, तो वो कौन सा गाना है? मुझे लगता है कि उनका दिया हुआ सबसे बड़ा सॉन्ग है साहो से, अच्छा, जो प्रभास एंड श्रद्धा कपूर की मूवी थी, 2019 में आई थी। ओके सो उसमें एक सॉन्ग है बेबी वोंट यू टेल मी, ओके, जो मैंने और अलीसा मेंडोंसा ने गाया है। अच्छा, तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट तो सॉन्ग्स। एक लाइन सुना दो यार। आई जस्ट सिंग द हुक लाइन। यस 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 यस। Baby, won't you tell me, oh tell me, oh tell me, baby, won't you tell me so? Baby, won't you tell me, oh tell me, oh tell me, baby, won't you tell me so? This was the hook line from that song. इंडियन आइडल में थे, ठीक है। टॉप 16 तुमने बताया, टॉप 16 मतलब वो फाइनलिस्ट होते हैं, मतलब पूरे कंट्री से सेलेक्ट होके आते हैं, उसमें शायद जो बचते हैं लास्ट वो टॉप 16 होते हैं। उसमें से जब डिस्क्वालीफाई होने वाली फीलिंग क्या थी? बहुत बुरी फीलिंग थी। उसके बाद कैसा लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ क्या, वैसी वाली फीलिंग आती है बहुत सारी। फिर उससे कैसे ओवरकम किया कि नहीं यार ये तो जस्ट एक सीढ़ी थी, यहाँ से सीखना था, आगे जाना था, जो भी। राइट। सो सो 18 इयर्स का जो बंदा है, जो पहली बार नेशनल लेवल पे compete कर रहा है सारे इंडिया से, तो ऑब्वियसली उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा नर्वसनेस तो था ही जब आप उस लेवल पे जाते हो। और मैं वहाँ पे गया था इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी। एज अ सिंगर अगर 20 लोग हैं मेरे साथ तो मैं किस लेवल पे खड़ा हो रहा हूँ, बस इस रियलिटी चेक के लिए मैं गया था। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं। यू नो माय फ्रेंड्स, यस, सत्यम, उदित, आप जानते ही हो। तो सभी लोग चाहते थे कि मेरा फ्रेंड जो है वो जाए, एक बार पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल। सो पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन राउंड क्लियर हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन तक मिला। अनफॉर्चुनेटली वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हो पाया, बट सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर टॉप 16। और आशा भोसले जी थी वहाँ पे। तो आप जानते हो कि जब लेजेंडरी सिंगर सामने, तो थोड़ा तो डर लगता अरे है। थोड़ा क्या, बहुत Right? डर लगता हुआ है यार, उनको देख के, उनको सुन के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो राइट, बट इट वॉज ऑल लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि आप किसके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं निकला, एलिमिनेट हो गया, और वो भी एलिमिनेट में इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी वॉइस थी ही नहीं मेरे साथ, पूरी आवाज़ बैठ गई थी। अच्छा, और मैं गाना भी जो गा रहा था वो बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग, सपनों से भरे नैना। भैरवी। यस, भैरवी में है, राइट। सो ये गाना मैं गा रहा था और मेरी रेंज
यू नो जा रही थी लेकिन क्रैक हो रही थी वॉइस। एंड ऑब्वियसली आप जानते हो जब आपकी तबीयत खराब है, वॉइस साथ नहीं है, तो और अलग जजेस का जो फियर है, इतने लेजेंड्स सामने बैठे हैं, वो Right. सब एक साथ कंबाइन होके वो अटैक करता है। सो मैंने गाया, मैंने अपने हिसाब से अच्छा गाया था, हम्म कुछ भी गलतियां नहीं थी, लेकिन समहाउ शायद बाकी लोगों ने ज्यादा अच्छा गाया या उनकी जो भी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उनकी उस Yes, वक्त में भी, yes. तो वही बात है और कुछ बात तो नहीं। वहां से जब एलिमिनेशन हुआ तो मैं बैक स्टेज गया, सोच रहा था कि अभी तो यहाँ पे दिख रहा था मुझे करियर सक्सेसफुल होता हुआ। एक स्टेप था, टॉप 10 में सिलेक्शन होना था टॉप 16 से, तो मैं नहीं जा पाया उसमें। बहुत ही खराब फीलिंग था, मैं बहुत रोया भी हम्म पेरेंट्स को कॉल करके। नहीं, बिल्कुल बट फिर आना चाहिए मुझे ये emotions। रियलाइज हुआ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि Yes. आप किसी रियलिटी शो में आए हो, एंड फर्स्ट टाइम आप आए हो और आप टॉप 16 हो गए हो। बहुत बड़ी सो चीज ये है। मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। तो पेरेंट्स ने भी मुझे यही बताया, एंड माई फैमिली इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव टू माई टैलेंट। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो मेन ड्रीम है वो तो कुछ और है ना, प्लेबैक। Yes. ये तो रियलिटी शो है, ठीक है, एक सीडी थी ये। हम्म मैं वापस गया, फिर और भी रियाज प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस को बढ़ा दिया, ट्रेनिंग और कौन सी ईयर ज़्यादा की बात करने है ये? लगा। 2012। 12। अच्छा। यस। तो वापस गया, और उस समय मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था, सेकेंड ईयर था, तो वो भी एक लाइफ का पड़ाव होता है, उसको भी कंप्लीट करना था। म्यूजिक में भी ग्रेजुएशन किया? म्यूजिक में भी मैंने मास्टर्स कर लिया अब तो। वेरी गुड। तो उस समय मैं प्रभाकर कर रहा था, जो 6th ईयर कहते हैं, हाँ प्रभाकर। वो कर रहा था। सो यही था, वापस मैं गया एंड आई वाज फीलिंग मच मोर मोटिवेटेड कि चलो एक बार किया है तो यहाँ तक पहुँचे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मे बी और आगे जाके परफॉर्म करने का मौका मिले। ग्रेट। चलो एक ये तो रियलिटी शो की बात रही, स्टूडियोज के बाहर वेट किया लोगों का, एंड लकीली वो एक वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि आप थे वहाँ, शंकर जी वहाँ आए, उन्होंने आपको सुना। ये सबके साथ नहीं हो सकता है। तो मोर लाइक रवि, जो लोग यहाँ मुंबई आते हैं तुम्हारे जैसे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो? क्या करना चाहिए उनको कि भाई ये काम करो? और इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आने चाहिए कि वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको वो जगह मिले? पहले तो जो न्यू सिंगर्स आ रहे हैं, क्योंकि हर रोज सिंगर्स आते हैं, हर रोज एक नया बंदा आ रहा है ड्रीम लेके कि मुझे बिल्कुल। ये करना है, ये करना और है। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं यार, बिल्कुल कह सकते हो। एवरी बहुत कॉर्नर एक अच्छा सिंगर आपको दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। एंड ये भी मायने रखता है कि आप किसी चीज को फुलफिल करने के लिए आप कितना उसके पीछे पड़े हुए हो। अगर मैं पटना से आके 3 साल में अगर मैं डिमोटिवेट हो गया होता, वापस चला जाता कि नहीं नौकरी कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, बिकॉज वो एक मेरा ऑप्शन था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अगर वो मैं करता तो आज जो कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता, तो मेरे मन के अगेंस्ट में चला जाता। तो बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं तो ये कर लेते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। पहले तो कि आपका जो डिसाइड कर लिया भाई म्यूजिक तो म्यूजिक, राइट? यही राइट, बोलना चाह रहा हूँ। एंड आपको अपना एनालिसिस होना चाहिए, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप सच में डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आसपास के लोग जो अ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी शायद झूठी तारीफ भी करते हो बैठ के बिल्कुल। कि तुम तो भाई सोनू निगम से बेहतर हो, अरिजीत सिंह से बेहतर हो, तुमको उधर रहना चाहिए। बट वो सच्चाई कभी कभी नहीं होती है, और लोग उस बेसिस पे अपना करियर वो चूज कर ले रहे हैं आज के टाइम में। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स मैं भी देखता हूँ जो इंस्टाग्राम पे हैं, जिनको एक्चुअली तुम सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ सीखना चाहिए इसको अभी फिलहाल। बट आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं बोल सकते। बट उनके भी ड्रीम्स हैं कि भाई मेरे को जाना है, बट वो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि दे आर ऑलरेडी वेरी टैलेंटेड, ऑलरेडी एक लेवल पे अब आ चुके हैं। तो ये अपने आप को जज करना ज़रूरी है, मेरे को लगता है कि मेरे को भी ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई ऑल्सो नो माई सेल्फ। तो अब खुद पता होना चाहिए कि अभी मेरे को सीखने की ज़रूरत है, मुझे और मेहनत करना है, देन मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ, और राइट? आप खुद भी कंपोजर है, तो आप ऐसे सिंगर से मिलते ही होंगे, बिल्कुल मिलता हूँ। आपके पास भी वॉइस सैंपल्स आते ही होंगे, बिल्कुल। राइट? जिसको आप सुन के आप बोल सकते हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा इसमें वर्क नीडेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोच के आओ ना, उसके लिए आप मेहनत करते रहो, एंड इट्स ऑल अबाउट लक एंड हार्ड वर्क। दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देखा जाए तो। अगर आप आओगे नहीं, आप ट्राई ही नहीं करोगे, तो लक भी कैसे फेवर करेगा? चूज करना होगा। मान लो एक बंदा है मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, ही हैज टू अर्न फ्रॉम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको कमाना ही है, ठीक है। तो वो अगर चूज कर लेगा म्यूजिक दूसरी चीज को छोड़ के,
और वो लक पे डिपेंडेंट है, तो फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या होना चाहिए इंडस्ट्री में? मुझे ये लगता था हमेशा कि जैसे एक्टर्स के लिए एक सेंटर है, हुँ, ऑडिशन के लिए आप चले गए, हुँ, आरम नगर 2 हुँ, आप जानते हैं बहुत पॉपुलर है। तो उस तरह से सिंगर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्लेबैक सिंगर बनना है तो आप यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आ सकते हो। राइट, ये नहीं है। बहुत अच्छा आप आइडिया। रियलिटी शो में जाओ, वहाँ से नाम हो गया, शो आने लगे, वो भी आप टॉप 10, टॉप 8 में आते हो। सोशली आप पॉपुलर हो जा रहे तो काम आना चालू होता है राइट। एक्चुअली। अब तो रील्स आ गया, पहले तो हाँ, रील्स था ही नहीं। था ही नहीं। इंस्टाग्राम भी इतना पॉपुलर नहीं था। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल बॉडी हो सकता है जहाँ पे कोई एक सॉन्ग है, सिंगर जाके उसको ऑडिशन दे सकता है, वॉइस सैंपल्स दे सकता है, जहाँ पे कोई कंपोज़र हो हुँ, जो बैठे और सुने सिंगर्स को। ग्रेट। जैसे मुझे लगता है अप्रोचेबल हो, मतलब वो कोई भी किसी के लिए भी अवेलेबल हो। बट राइट, प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि सिंगर्स इतने सारे हैं, तो बहुत सारे जो नॉन सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब एक्चुअली सीरियस नहीं है अपनी म्यूज़िक को लेके, या फिर वो सीखे हुए नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है उनके बारे में, वो भी वहाँ पहुँच जाएँगे। तो मेबी गैदरिंग ऐसी हो सकती है, मतलब रियलिटी शोज़ एक जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो वैसा उस तरह की गैदरिंग हो जाएगी, इसलिए वैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं कभी बनाया गया हो मेबी। तो ऑब्वियसली उसमें तो टैलेंट मायने रखेगा ना। आप हाँ। टैलेंटेड नहीं हो तो आप यूँ ही ऐसे निकल जाओगे लाइन से। या तो ऐसा होना चाहिए कि भाई एक बार जो पर्सन रिजेक्ट हो गया उसको फिर 6 महीने ट्राई नहीं करना सीख के आओ पहले। है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए ना? कुछ ड्यूरेशन के लिए मे बी हो सकता है। आई रियली डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि क्या है, सभी लोग ट्राई तो कर ही रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। यस। सिंगर्स बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। अभी तो लोग ज़्यादा करके इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल, इंडस्ट्री के पीछे भाग नहीं रहा है। जैसे तुम्हारा ड्रीम ही था कि भाई मेरे को मूवी में गाना है, लेकिन बहुत लोगों का ड्रीम है फेमस होना, हुँ। लोगों तक अपना म्यूज़िक पहुँचाना। तो आजकल तो प्लेटफ़ॉर्म है बहुत अब सारा। तो बहुत है। यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, बिल्कुल। है ना? वहाँ पे से लोग अपने म्यूज़िक को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये सब एक ऑप्शंस है अभी, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, कीप क्रिएटिंग म्यूज़िक। आजकल ये भी है, अगर तुम बोलोगे कि नहीं भाई उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी पैसा चाहिए, गरीब आदमी कैसे करेगा? बट आजकल वो भी नहीं है, मोबाइल से भी आप गा के अगर डाल दे रहे हो, तो लोगों तक शायद पहुँच सकता है। हैव और पेशेंस, कहीं न अच्छा कहीं कंटेंट दे किस्मत तो। वाली बात भी है ना, राइट, कि कुछ नॉर्मल सा वीडियो है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया, यस, वही मैं बात कर राइट? रहा हूँ, तो यस। ये भी होना चाहिए, लक फैक्टर तो है ही इस चीज़ कच्चा में। बादाम। हाँ, तो आप देख ही रहे हो कच्चा बादाम। हुँ, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए पॉपुलर हुआ था, लेकिन उसके थ्रू उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी कहीं न कहीं, एक हुँ, वीडियो भी रिलीज़। तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है, जैसे मैंने देखा कि सिंगिंग में अभी शायद टाइम है, अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, डिमांड नहीं हो रहा है। तो मैंने शिफ्ट कर दिया उसको एज़ अ साउंड इंजीनियर। ओके, तो मैं सीख ही रहा था, काम सीख रहा था, लेकिन वहाँ से कहीं न कहीं ऊपर वाले ने रास्ता निकाला मेरे लिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि मुझे किसी ने बोला था, इंडस्ट्री के किसी बड़े नेम ने ही बोला था कि आपको ये वर्क प्रोसेस जो है ना, ये समझना चाहिए। म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया, साउंड इंजीनियरिंग हो गया। तो मैं अब इन सब चीज़ पे भी फ़ोकस्ड हूँ। अपना म्यूज़िक भी मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट मैं सुनता हूँ। तौर पे, राइट। गुड, गुड, तो अब तो वो चीज़ रहा ही नहीं कि आप फ़िल्म में गाओगे तो आप सिंगर हो। कोई भी सिंगर बन सकता है, कोई भी कंपोज़र बन सकता है, लिरिक्स राइटर बन सकता है। बस आपको चाहिए थोड़ा-सा फेस वैल्यू। आप उसको यूट्यूब से, खुद के चैनल से भी पा सकते हैं, किसी दूसरे लेबल से भी लेके आ सकते हैं। राइट। जो तुम ड्रीम जी रहे हो, जिस ड्रीम के पीछे भाग रहे हो, वो सिर्फ़ तुम्हारा ही ड्रीम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली का ड्रीम है। तो जो पहला प्रोजेक्ट मिला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोरस या फिर आलाप, ये जो तुम बोल रहे थे कि हाँ, हाँ, मिल रहा था, शुरुआत वहाँ से हुई, राइट? बिल्कुल। एक प्रॉपर गाना जो मिला कि हाँ भाई ये गाना तुमने गाया किसी बड़े पर्दे पे, तुम्हारी आवाज़ चल रही है, तो वो फैमिली का कैसा रिएक्शन था? ऑब्वियसली मतलब उनके लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि किसके लिए गाया है पहला गाना। तो डेब्यू जो हुआ वो शंकर एहसान लॉय के सॉन्ग से हुआ, जिसको हम लोग पूरी फैमिली सुनते आए हैं। तो उनका पहला गाना मिलना बहुत बड़ी बात थी फैमिली के लिए। तो इसका एक बहुत फ़नी इंसिडेंट है। हुँ। तो शाम को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था गाना, कौन-सा गाना था वो? बंदे सॉन्ग। अच्छा। तो वही पहला सॉन्ग था। हाँ। तो वो मैंने डब कर लिया था गाना, हुँ, और मुझे पता था कि आने वाला तो है ये मार्केट में, शंकर सर ने बोल दिया था। सो मैं घर गया, मैंने ऐसे ही मेरे भैया थे, पापा-मम्मी थे, सबको ऐसे ही मैंने गा के सुनाया कि ये गाना है। बंदे आ चुटकी में किस्मत
बंदेया बदलेगी फितरत, अब तो हो रही है हरकत बंदेया, बंदेया। तो ऐसे ही मैंने गुनगुनाया और मैंने बोला कि ये एक गाना आज स्क्रैच डब किया है, डेमो रिकॉर्ड किया है। तो भैया ने पूछा किसके लिए? मैं बोला शंकर सर ने गाने के लिए बोला था, गाया मैंने। ओके, ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैंने बोला फाइनल भी हो गया। तो मतलब यू वोंट बिलीव, जो एक्सप्रेशन था, जो प्राउड फीलिंग थी, जो हैप्पीनेस था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि फैमिली में तो मतलब डेफिनेटली उन लोगों को पसंद आ रहा होगा, उन लोगों को मज़ा आ रहा होगा, खुश होंगे। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन होगा ना जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा तुम्हारे म्यूज़िक को लेके? एक्चुअली मेरे फैमिली में सभी उतने ही लेवल पे सपोर्टिव हैं। नहीं, लेकिन फिर भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक होता है ना तुम जिससे ना तुम अपने डिसअपॉइंटमेंट्स भी जो है ना शेयर करते हो कि भैया आज मैं गा रहा था, बहुत बेसुरा हो रहा था, बहुत जगह आवाज़ नहीं लग रही है, वैसा कनेक्शन। और उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, तो इस मामले में फिर मेरे बड़े भैया ही हैं। हुँ, तो उनसे एज़ अ फ्रेंड वाली बातचीत मैं कर सकता हूँ, हर चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ, ओपनली कर सकता हूँ, राइट? तो उनको मैंने जब बताया कि ये बंदेया सॉन्ग मेरी वॉइस में रिलीज़ हो सकता है, हुँ, फाइनल ही है ये ऑलमोस्ट, सो ही वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको भी एक दिख रहा था कि अब जाके रास्ता क्रिएट हो रहा है धीरे-धीरे, एंड किसने सपोर्ट किया है, फर्स्ट सॉन्ग किसके लिए गाया है, ये मैटर करता था। बिल्कुल। बिकॉज़ वी बीन फैन्स ऑफ शंकर मैं भी महादेवन ट्रू जी, फैन हूँ। ट्रू फैन सभी फैन हैं उनके सिंगिंग का और उनके कॉम्पोजिशंस का। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा खुश थी फैमिली, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे था। जिस टाइम तुमने शुरुआत की, तुम वर्क कर रहे थे अपने अपने ऊपर, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उस वक़्त फैमिली कहाँ, पटना थी या यहाँ थी? मैं यहाँ पे था, भैया के साथ था। अच्छा, शुरू में तो सिर्फ़ भैया थे यहाँ पे अच्छा। और इसलिए एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा शेल्टर था, हुँ। रहने की दिक्कत इतनी नहीं थी। तो भैया यहाँ जॉब कर रहे थे, क्या करते? हाँ, भैया यहाँ पे जॉब के लिए थे, तो अच्छा, उनका हाल में ही ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा। तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ऊपर से ही कनेक्शन था कि बड़े भाई यहाँ जाएँगे, छोटे भाई को रहने की दिक्कत नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं आई एम रियली लकी कि मुझे ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिल गया। नहीं तो रहने का आप सोचोगे, आप कमाई करोगे, अर्निंग करोगे, सब कुछ पे ध्यान देना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो थोड़ा मुझे वहाँ सपोर्ट मिल गया, बाकी ऑब्वियसली भैया मुझे और अपने इंडस्ट्री में ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका भी लिंक्स कुछ भी नहीं था। ही इज़ अ बैंकर। ओके। मैं अगर ये बात ऑडियंस को बताऊँ, रवि के जो चाचा जी हैं, श्री छन्नूलाल मिश्रा जी, वो अ, मोदी जी उनको अपना रिप्रेजेंटेटर, या एग्ज़ैक्ट वर्ड मैं नहीं जानता हूँ, जब इलेक्शन के टाइम में उनको अपना रिप्रेजेंटेटर बना के ले गए थे। ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन फ्रॉम बनारस। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में फेमस हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं। तो उनको लेके गए थे, और अगर उनका भतीजा ये कहता है कि मेरे पास कोई लिंक नहीं है, जस्ट इमेजिन। होता है, बिकॉज़ वो ट्रू आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ रहे, उन्होंने अपना क्लासिकल म्यूज़िक किया, मूवी में भी हालाँकि उनका एक गाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल। नेटवर्क लिंक्स इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी अलग है। क्योंकि मेरे पापा हों, चाहे मेरे बड़े पापा हों, सब ने अपने दम पे इस लेवल को अचीव किया है। तो अगर मैं बोल भी देता किसी को कि मेरे लिए आप कुछ रेफ़रेंस दे दीजिए या किसी को बोल दीजिए कि मेरा भतीजा है या मेरा बेटा है, उसमें कुछ होने वाला नहीं था। वो सीधा बोलते अपने दम पे करो, ज़्यादा खुशी होगी। बात सही तो है यही यार। होता। एंड मेरे माइंड में भी यही चीज़ था। मैंने कभी आज तक किसी से नहीं बोला है कि मेरे लिए थोड़ी-सी किसी से सिफ़ारिश कर दीजिए या किसी से बोल दीजिए। क्योंकि अपने दम पे आप जब कुछ करके अचीव करके बन जाते हो, फिर आप जब पीछे देखते हो तो थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा फ़ील होगा कि आई हैव डन समथिंग ऑन माय ओन। और तुम प्लेबैक सिंगिंग में इतना कर रहे हो, रिकॉर्डिंग्स करते हो, शोज़ भी करते हो साथ-साथ। तो नाउ टेल मी कि प्लेबैक सिंगिंग और लाइव शोज़, ठीक है? क्या दोनों अलग चीज़ें हैं? सी अलग तो है ही। एक माइक पे गाना स्टूडियो के अंदर, एक माइक पे गाना। जो बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर है, वो बहुत अच्छा लाइव गाता हो, ऐसा ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। सोनू निगम आप देखो, चाहे अरिजीत सिंह देखो, श्रेया घोषाल देखो, सुनिधि चौहान देखो, सब लोग सुर में ही गाते हैं। लेकिन आजकल तो और बहुत सारे गाने हिट हैं रवि। राइट, कितने गाने हिट हैं जिस पे 500 मिलियन, 1000 मिलियन होंगे, ठीक है? तो उन लोग को जब आप लाइव गाते सुनते हो, हुँ, तो डेफ़िनिटली टेक्नोलॉजी कम्स।
कि Right. हाँ टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बट लाइव में वही पर्सन उसी गाने को, उस गाने का 80% भी नहीं निभा पाता है। बिल्कुल। तो वो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अच्छा प्लेबैक सिंगर है तो वो लाइव में उतना अच्छा गा रहा हो, बट वो जो प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहा है दैट मीन्स ही और शी हैज़ टैलेंट। तब कोई भी बंदा सो के उठ के आके अच्छा प्लेबैक नहीं कर सकता है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग बहुत मजाक बनाते हैं लोगों का कि भाई स्टेज पे ऐसा गा रहा है, हाँ ऑटो ट्यून, हाँ ये हाँ वो, कोई भी सिंगर बन सकता है इसके जैसा, बट वैसा तो है नहीं ना। सी ऑटो ट्यून भी आपको उतना ही सुर में कर पाएगा जब आपके सिंगिंग में थोड़े माइनर मिस्टेक्स हैं, बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, राइट। लेकिन अगर आप पूरा ही बेसुरा गा रहे हैं तो ऑटो ट्यून भी उसमें कुछ नहीं कर सकता राइट, बिल्कुल। एंड ऑटो ट्यून भी लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि उनको एक अलग टेक्सचर टेक्सचर, मिलता है। टेक्सचर तो आप कंपोजर है तो आप जानते होंगे थोड़ा सा अलग टेक्सचर कहीं ना कहीं ऐड ऑन होता है सिंगिंग बिल्कुल। में वॉइस के साथ। तो वही मेरा पॉइंट है ना कि अगर लोग सोचते हैं कि वो प्लेबैक में कर ले रहा है बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजी, तो वैसा है नहीं। राइट एंड जहाँ तक प्लेबैक और लाइव की बात है, दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। राइट, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो बहुत अच्छा स्टूडियो में गा रहा है, बहुत एक्सप्रेशन फील के साथ गा रहा है, सेम एग्जैक्टली वो स्टेज पे गा दे। कोई ज़रूरी नहीं है वाइस ऐसा। वर्सा, लाइक कि बहुत भाई सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज पे पूरा बेसुरा गाते हैं। और बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेज पे बहुत अच्छा गाते हैं, माइक पे स्टूडियो में आने के बाद वो वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो भी तो तो ये है। चीज़ है। अब प्लेबैक में एक लिमिटेशन है, आपको सीन के हिसाब से, एज पर द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से गाना पड़ता है। इमोशंस स्टेज पे आप अपने क्रिएटिविटीज कर सकते हैं एंड स्टेज पे बहुत चीज़ें मायने भी रखती है कि आपका प्रॉपर मॉनिटर्स है या नहीं, कि स्टेज एक बड़ा एरिया है, ऑडियंस है, वहाँ पे शोर है, हल्ला है, सब कुछ है, उसमें आपको प्रॉपर अपनी आवाज़ आ रही है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बहुत मायने रखेगा। कि वो चीज़ों की समझ होनी चाहिए। फिर स्टूडियो में आप हेडफोन लगाते हैं ना आप, हम्म तो हेडफोन में तो बैलेंस सही है, हाँ, बिल्कुल एक जैसा चाहिए आप शांत, रख सकते हैं भाई, हाँ भाई ये आवाज, बिल्कुल। नो एंड डिस्टर्बेंस। स्टूडियो में आप कट कॉपी पेस्ट ये भी कर सकते हैं, राइट, रीटेक्स जिसको लाइव में बोलते नहीं हैं। कर सकते। लाइव में आप नहीं कर सकते। एंड लाइव में बहुत सा, जैसे मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस के पहले मैं क्या करता आ रहा हूँ एक वीक के लिए। सपोज आई एम सिंगिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स, तो मेरी वॉइस तो ऑलरेडी उस कंडीशन में नहीं है, या आवाज़ बैठी हो सकती है, या तबीयत खराब हो सकती है। तो जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है वही जानता है कि किस कंडीशन में हो। राइट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टूडियो में सुर में गा रहे हैं तो स्टेज पे भी आप उस कंट्रोल में गाइए। आवाज़ खराब होना ये आपको नहीं फ्रीडम देता है कि आप स्टेज पे बेसुरा गाएं। यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल। बहुत This is ज्यादा what लाइव I शोज करने से भी ऐसा लगता है कि प्लेबैक सिंगिंग में इफेक्ट पड़ता है। नहीं, प्रॉपर अगर रियाज किया हुआ वॉइस है तो आई हम्म डोंट थिंक कि इतना इफेक्ट पड़ता है। वार्म अप कितना जरूरी है, वार्म अप करना वार्म शो अप के करना पहले या रिकॉर्डिंग के पहले? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वॉइस ही आप यूज़ करने वाले हैं। 3 घंटे आप अकेले गाएंगे, विच इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। तुम अगर कोई प्लेबैक मान लो कोई गाना गाने जा रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी गाना हो, यमन राग में है या देश राग में, कुछ भी है, तो वो गाना गाने के पहले कितने देर का वार्म अप करते हो, क्या करते हो? मेरा वार्म अप सी, जिस दिन मुझे रिकॉर्ड करना होता है, हम्म मैं सुबह सुबह, ऑब्वियसली मैं तो ऐसे रियाज करता हूँ घर पे, एक वार्म अप सेशन रोज का होता ही है, क्योंकि उस फैमिली से डेली आए हो रूटीन। जहाँ पे, बिल्कुल डेली रूटीन में कभी गैप्स हो जाते हैं तो कोई टाइमिंग नहीं है कि आप मॉर्निंग में रियाज करते हैं तो मॉर्निंग में ही करेंगे। 24 आवर्स आपके पास हैं, आप सेम म्यूजिक चीज़ें, ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। ओके, मैं गाता ही रहता हूँ, देखा जाए तो घर पे कुछ ना कुछ मैं करता ही रहता हूँ सिंगिंग में। तो एक फिक्स रूटीन भी है रियाज का? राइट, सुबह एक एक मेरा रूटीन है कि एटलीस्ट मिनिमम भी कितना भी कम हो तो एटलीस्ट 1 घंटे आप तानपुरा लगा के आप बैठो, ताकि 1 घंटे। थोड़ा सा स्वर साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप वॉइस को, अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर ट्यून नहीं करते रहेंगे तो वो तो ऑब्वियसली ट्यून के बाहर जाएगा ही, सुर बिखरेंगे ही। मेरा जो सवाल था कि हाँ अगर गाना गाने वाले हो, 4 बजे की रिकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल देश राग में गाना है, तो सुबह से फिर क्या रूटीन रखोगे? मैं सुबह 1-2 घंटे रियाज करता हूँ प्रॉपर, सेम राग या फिर कुछ भी? कुछ भी, वॉइस सिर्फ मेंटेन रहनी चाहिए। अच्छा। आपके अगर कुछ ऐसा गाना है जो क्लासिकल बेस्ड है, जिसमें हरकत मूर्खियाँ हैं, तो आकार की प्रैक्टिस, सरगम प्रैक्टिस, वो सब होना चाहिए। ओके। वो करता हूँ। और रिकॉर्डिंग जब स्टूडियो में पहुँचता हूँ तो फिर लिप ट्रिल्स है,
ओके यू नो लिप ट्रिल्स आप जानते ही हैं, वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देन थोड़े बहुत यू नो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, कुछ वॉवेल का एक्सरसाइज होता है। हम्म सो यू नो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं 5-10 मिनट ये सब करता हूँ, एंड देन जो सॉन्ग रिकॉर्ड करना होता है फिर उस पर वो फोकस आ जाता है कि किस वर्ड को कैसे करना है एक्सप्रेस, क्योंकि प्लेबैक इज ऑल अबाउट यू नो फील एंड एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली सुर ताल तो इंक्लूसिव है, लेकिन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर उस पर फोकस चला जाता है। बात यही है कि हाँ आप अगर सी आपका रियाज अच्छा है, आप अच्छा सीखे हुए हो, तो बेनिफिट ये है कि यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द फील दैट टाइम। आपको फील पे फोकस करना है, सुर और जो ताल है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर है, तो आप वो Correct. चीज़ें पकड़ लोगे। कॉम्पोजिशन याद है तो, राइट। ग्रेट ग्रेट। अभी जो म्यूजिक चल रहा है भोजपुरी का, क्या वो सही चल रहा है, या जो पहले जो गाने आते थे वही रहना चाहिए, या कुछ तुम्हारा क्या ओपिनियन है अभी का स्टैंडर्ड है भोजपुरी का उस पे? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना सुनता नहीं हूँ भोजपुरी। क्यों? एक्चुअली यू नो थोड़ा मेरा जो फोकस है अभी वो हिंदी के साइड में है। हाँ ठीक है, यू और लाइक हिंदी तो इसलिए तुम्हारा इंक्लिनेशन ऑब्वियसली, उधर है। और भोजपुरी ऑब्वियसली अपने देखा जाए अपने एंड से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा यू नो अलग सीन था भोजपुरी का, वल्गैरिटी एंड ऑल। थोड़े से वर्ड्स वैसे थे हम्म जिसके वजह से यू नो उतना अच्छा नहीं समझा जाता था भोजपुरी इंडस्ट्री को। हम्म जबकि सारे ऐसे हैं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए जा रहे हैं। उदित नारायण जी ने भी गाया हुआ है भोजपुरी में। फिर यू नो अब इवॉल्व हो रहा है भोजपुरी, वहाँ पे अच्छे लोगों को भी मौका मिल रहा है। तो आई थिंक कि स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है भोजपुरी का भी। एंड कोई भी काम मुझे लगता है बुराई नहीं है उसमें करने में। भोजपुरी अगर कोई अच्छा सॉन्ग है तो आप क्यों नहीं कंपोज करेंगे, आप क्यों नहीं गाएंगे, बिल्कुल सही बात है। राइट? तो वही कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि भोजपुरी इवॉल्व कर रहा है, उसकी ऑडियंस एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस है। पटना, यूपी, बिहार ये है। आई थिंक वहाँ के लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बट ये जो इतना सारा व्यूज आता है, तो इतनी सारी ऑडियंस है, तो इतनी सारी ऑडियंस सिर्फ यूपी बिहार की तो नहीं है? आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट भोजपुरी देखिए सभी लोग सुन ही रहे हैं। अब उसका एक बहुत जिनको पॉपुलर समझ भी सॉन्ग, नहीं आता वो भी सुन रहे हैं, शादियों में बज रहा है, इवन महाराष्ट्रियन, इवन गुजरातीज, इवन इन फॉरेन कंट्रीज भोजपुरी गाने बज रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं देखता हूँ रील्स पे वीडियोस आते हैं, सब फॉरेनर्स एंजॉय कर रहे हैं भाई लॉलीपॉप पे, है ना? तो है, बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ आप कुछ बता रहे थे। आई थिंक उसका बीट ऐसा है कि लोग एंजॉय करते हैं, हाँ, अपने आप it's the डांस करना beat। शुरू कर देते हैं। जैसे पंजाबी सॉन्ग्स आप देखो, हाँ उसका एक अलग रिदम होता है कि लोग उसमें स्विंग करने लगते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। भोजपुरी मुझे लगता है कि एक ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री है जिसका गाना बजे और आप डांस ना करें, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। राइट। अभी मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, ही इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन, अभी कोई गाना आया जो लिखे जो खत तुझे के ट्यून पे बना हुआ है। ओके। हीरोइन हो हीरोइन करके कुछ गाना है, रील पे बहुत चलता है आजकल, है ना? उसका जो व्यूज है यूट्यूब पे वो ओरिजिनल गाने से भी ज्यादा है। तो मतलब एक्चुअली जो उस ट्यून पे बनाया हुआ गाना उससे भी ज्यादा फेमस। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ भोजपुरी कि भाई तुम ओरिजिनल गाने का भी बना के दे दो। फिर देखो अभी सिद्धू मूसेवाला का कोई गाना है, उसको भी किसी सिंगर ने बना के किया, एंड देन वो भी इतना ज़्यादा व्यूज़, इतना ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी। दिस इज़ द इम्पैक्ट। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं वल्गैरिटी भी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गाने भी हैं। सो इट इज़ इक्वल। चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप आप क्या क्या सुनना सुनते चाह हो? रहे हैं। राइट राइट क्योंकि राइट। म्यूजिक तो बहुत सारे हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में है, मलयाली, तेलुगु, तमिल, मैं खुद भी गाता हूँ सारे लैंग्वेजेस, राइट? कन्नड़ गाया है मैंने एक भोजपुरी बहुत में कुछ पहले। गाया? भोजपुरी में अभी तक नहीं गाया है, लेकिन मौका मिलेगा तो। हाँ मैंने गाया है भोजपुरी में, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल के लिए गाया है। ओके, तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी में अभी तक नहीं, बट मौका हाँ मिलेगा तो डेफिनेटली। अगर कोई अच्छा सॉन्ग आएगा जिसके लिरिक्स अच्छे लग रहे हैं, यू नो, टच हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली व्हाई गाओगे। नॉट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गाने तो कर रहे हो कंटिन्यूअस, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लगे हुए हो, लोगों से मिल रहे हो, मीटिंग्स चल रही है। मैं भी जानता हूँ बहुत सारे गाने तुम्हारे आने वाले हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा गाना अभी आने वाला है? आ चुका है एक्चुअली इस बार कुछ खट्टा हो जाए जो मूवी आई अभी, अच्छा, उसमें इस बार जो चलेगा एक सॉन्ग है जो मैंने गाया है। ओके। किस पे स्टार है? टी सीरीज पे आया ये गाना। ओके। गुरु रंधावा की मूवी गुरु है? रंधावा की मूवी है, एज और एक्टर उन्होंने काम किया? पहला मूवी एज एन एक्टर इन बॉलीवुड। चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। तो मेरा पॉइंट है, प्लेबैक इज योर ड्रीम, प्लेबैक इज योर पैशन, एवरीथिंग इज प्लेबैक, लाइक तुम कर रहे हो। बट तुमने कहा कि मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, यू आर कंपोजिंग इट, यू आर डूइंग एन
इंडिपेंडेंट म्यूजिक एज वेल, तो वो क्या सोच के किया ऐसा कि भाई प्लेबैक में कम चांसेस मिल रहे हैं या फिर क्या? एक्चुअली प्लेबैक का एक अलग प्रोसेस है, राइट? आपके कंट्रोल में बस इतना ही है कि आप एक गाना रिकॉर्ड करते हैं कंपोजर के लिए, लिरिसिस्ट के लिए, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस लेंदी है। जब तक मूवी रिलीज होती है तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, राइट? तो उसमें जो आपके खुद के जो ट्यून्स हैं, जैसा म्यूजिक आप खुद भी करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कुछ ट्यून्स मेरे पास थे और मैं उसको कहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने एक रवि मिश्रा नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो वी कैन कॉल यू प्लेबैक सिंगर एज वेल एज अ कंपोजर, है ना? अब सिंगर सॉन्ग राइटर, है ना? अच्छा, फॉरेन वाला कल्चर, ठीक है, वेरी नाइस। सो तो जो अपने चैनल के लिए कर रहे हो वो या पर्टिकुलरली हिंदी में कर रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में? बिकॉज तुम अलग अलग लैंग्वेजेस में गाते हो, विच इज़ आई फील की डिफ़िकल्ट है। तो वो क्या कर रहे हो उसके लिए? लोगों को कैसे करना चाहिए? अगर प्लेबैक सिंगिंग करनी है, लोग सोचते हैं भाई ये तमिल गा रहा है अगर ये बंदा, तो क्या ये डिफ़िकल्ट है? अगर वो सिंगर बहुत अच्छा है मान लो, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, ये बताओ लोगों को। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है एक्चुअली। चैनल की बात अगर करूं तो मैं हिंदी में ही मोस्टली कर रहा हूँ सॉन्ग्स, ओके, चाहे वो कुछ मेरे फेवरेट सॉन्ग्स का कवर हो, अच्छा, चाहे कोई ओरिजिनल हो। जैसे हिंदी में ही मैंने रिसेंटली अभी एक गाना किया है, क्यों कह दिया, ओके, जो मैंने ही कंपोज किया है, गाया भी है और लिखा भी है, आधा लिरिक्स एंड आधा किसी और ने लिखा है। अच्छा, आधा So- आधा है, बच गया। मतलब मेरे को लगा कि खाली क्रेडिट में, हाँ, रवि मिश्रा, रवि मिश्रा, रवि मिश्रा। एक बहुत बड़े लेजेंड की मूवी आई थी, पता है, 20 या 25 उसमें क्रेडिट्स थे उनके, I know डीओपी भी, किसके बारे में डायरेक्टर बात भी, हो रही एक्टर भी। है। तो सो ये गाना क्यों कह दिया अभी रिलीज किया मैंने बहुत ही रिसेंटली। और दूसरे लैंग्वेज की बात करूँ तो छठ पर्व जो हमारा बिहार का पर्व है, उस पे बेस्ड मैंने लास्ट ईयर एक गाना किया था। मैंने सुना था, बहुत ही प्यारा गाना है। याद है तो एक दो लाइन सुनाओ। आई डोंट नो कितना याद है बट आई ट्राई। आपको याद हो तो आप भी मेरे साथ गाना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सुना दीनानाथ, सुना छठी मैया, मांगिली तोहरा से ज्ञान। न जानी हम जप तप, जानी नाही पूजा, जानी नाही जोग ध्यान। हम हो दुखिया बेहाल, नाही कोई सुने मोर हाल, जिंदगी मोर अधर कहाँ जाए, छठी मैया होई है सहाय, दीनानाथ होई है सहाय। वाह, ब्यूटीफुल, ये गाना किया था। ब्यूटीफुल। मैंने सुना है, बहुत प्यारा गाना है। थैंक यू। सो भोजपुरी तो ठीक है भाई, तुमको पता है बिकॉज यूपी बिहार। तो बाकी लैंग्वेजेस में जो गाते हो, जो भी कर रहे हो प्लेबैक, उसके लिए क्या है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना पड़ता है? आई नो कि क्या होता है प्रोसेस, बट मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सो दैट ऑडियंस को पता चले। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने जिंगल्स काफ़ी गाए हैं, एड्स काफ़ी गाए हैं। जैसे वेदांतु का अगर आप जानते हैं, आमिर खान जी का एक आता था एड, 30 सेकेंडर, 40 सेकेंडर, तो यहाँ पे जिंगल्स ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे एड्स। हाँ, तो उसके मैंने बहुत सारे बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सारे गाए हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके तो लिए वो लोग, वो सारे लैंग्वेजेस की लड़कियों का टेक्स्ट आ रहा है सॉरी इंस्टाग्राम पे, हमें तुम आगे भालोबाशी नहीं रवि। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बट यस लोगों को लगता है इतना अच्छा गा रहा है इस लैंग्वेज में, ये अपना बंदा है, हमें तुम आगे भालोबाशी। पहले काम कर लूँ फिर देखेंगे। बट यस, ये सारे लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं। उसके लिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए वोकल कोचेज होते हैं जो लैंग्वेज को समझते हैं पहले से। तो उनके साथ बैठ के डिक्शन में समझ लेता हूँ कि कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो फाइनल डिलीवरी होती है, सॉन्ग की रिकॉर्डिंग होती है, वो होता है। मतलब पर्टिकुलरली उस लिरिक्स को सीखते हैं, उसको कैसे प्रोनाउंस करना राइट। है ना, बस उसका साउंड कैसा आना चाहिए, एंड देन कॉम्पोजिशन तो याद करनी पड़ती है, एंड देन वो लिरिक्स, हाँ, राइट, उस हिसाब से। कॉम्पोजिशन तो हिंदी सॉन्ग जैसे आप गाते हैं हाँ, वैसे ही है, right. बस लैंग्वेज के लिए एक वहाँ पे हाँ, मतलब guide होते पर्टिकुलरली हैं। यू डोंट हैव टू लर्न द कंप्लीट लैंग्वेज। एक छोटा सा गेम है,
10 से 15 सेकंड मिलेंगे तुमको। उस गेम में क्या करना है, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा उस गाने का, ठीक है? तुमको उस गाने का 2 लाइन गाना है, दैट्स इट। आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं भाई, इज्जत, फुल इज्जत चाहिए मेरे को, अब कैसे भी चलो करके देखते हैं। दिखाओ, ठीक है? द हार्ट वॉन्ट्स नेवर, द ब्राइट डेज नेवर पास, द हार्ट वॉन्ट्स वी विल नेवर बी विदाउट फ्रेंड्स। दिल दिल है कि मानता नहीं। फिर से बोलूं? द हार्ट वांट्स, द हार्ट वॉन्ट्स नेवर, द ब्राइट डेज नेवर पास। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। परफेक्ट। चलो ठीक है। द सन हैज डीम्ड, द मून हैज स्टार्टेड बर्निंग, द स्काई हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, व्हाई इज इट मेल्टिंग? सन हैज डिम्ड, सूरज बुझ गया है। द मून हैज स्टार्टेड बर्निंग, द स्काई हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, व्हाई इज इट मेल्टिंग? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। आई थिंक दैट इज द आंसर। Yes, perfect. Next question. Sun came out, some mercury had melted. There was a storm when my heart sighed from the hurt. सूरज बाहर आया, मरकरी का Sun came out, some mercury had melted. ये बहुत मुश्किल है। There was a storm. आंधी तूफान की बात हो रही है, क्या हो सकता है? One. हिंदी फिल्म का ही गाना है ना? Yes, sir. सन हैज मेल्टेड, सूरज पिघला, कुछ तो ऐसा आएगा। इज दिस द सेम सॉन्ग जो मैंने अभी गाया? सूरज नहीं मोहम्मद। नहीं, सूरज डूबा है, आई थिंक यही है शायद। पास, फिर तो नहीं आ रहा मुझे। the sun came out. ठीक है? Some mercury had melted. अभी भी मौका है भैया, इज्जत बचा लो। ये मुश्किल है एक्चुअली यार। सन केम आउट, सूरज बाहर आया, दिल से रे, कैसे हुआ दिल से रे? कैसे हुआ है ट्रांसलेशन? ये भाई हम पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं आदमी। सूरज निकला था एक तारा, एक पारा। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। चलो ये ये रिवाइंड हमारी करते हैं। रिवाइंड नहीं, ये टीम को क्रेडिट जाना चाहिए। क्या हम ये person कट को- करके दोबारा से कर सकते नहीं, हैं ताकि बिल्कुल मुझे नहीं। 3 पॉइंट्स मिल जाए? Very nice, चलो लास्ट, सेकंड लास्ट एक्चुअली, ठीक है? दिस बॉय इज क्रेजी, हाउ इज अल्लाह क्रेजी, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्सप्लेन टू हिम। ये लड़का हाय अल्लाह कैसे कैसा समझाए। कैसा है दीवाना? कैसे? सिंग अ फ्यू लाइंस। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। राइट, ठीक है, 3 पॉइंट। आधा। नहीं, ये मैंने लिरिक्स थोड़ा सा आप गड़बड़ाए हैं भैया, ये मान लीजिए आप। अच्छा ठीक है। चलो। When I saw a girl, it felt like a blooming rose, like a poet's dream. ये तो अनिल कपूर जी की मूवी का सॉन्ग है लग रहा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सो रवि, तुम ये 5 पॉइंट्स में से 3.5 पॉइंट्स, 4। 3.5 भाई, वो आधा मैंने भी थोड़ा सपोर्ट किया, तो मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी इज्जत चाहिए। लेकिन वेरी गुड यार, सीरियसली। मेरे से अगर ये सवाल करते तो मैं 10 मिनट सोचता, शायद 1-2 पॉइंट्स मिलते थे, बट यू आर गुड। सो आपको है भी नहीं अभी तो हमारी तरफ से कॉफी। पी चुका हूं। थैंक यू। फाइन। यू आर अ कंपोजर ऑल्सो, मैंने तुम्हारे गाने सुने हैं, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। छठ का गाना बहुत अच्छा कंपोज किया है, अभी जो लेटेस्ट आया है वो भी बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक लिरिक्स दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारी लिरिक्स है, काफी फेमस गाना है, बहुत व्यूज हैं उस पे। तो उसके 2 या 3 लाइन हमारे ऑडियंस को ऑन द स्पॉट कुछ कंपोज करके प्लीज सुनाओ, तो मजा आ जाए। सी मैं कंपोजर हूं नहीं कमर्शियल, मैं सिर्फ खुद के लिए जो ट्यून्स बनाता हूं हाँ, वही तो ये खुद के लिए ही है। ओके, लेकिन खुद मतलब घर पे नहीं बनाना है, यहाँ बनाना है। ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, और ये आपके YouTube पे नहीं, हमारे YouTube पे जाएगा। ठीक है, तो आप रेडी हो?
ओके, क्या आप तैयार हो? कोशिश पूरी रहेगी। सो ये रहा लिरिक्स, प्लीज इसे पढ़ के बताएं। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज। ये कैसे लिरिक्स आपने मुझे दिए हैं? नहीं, बहुत प्यारे आई भाई, थिंक व्यूज ये देख लो गाना जाके। मैंने पहले सुना हुआ है, बहुत ही ये बहुत ही famous वायरल सॉन्ग है लेजेंड, एंड मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है इसको कंपोज करना। लेजेंड ढिंचक पूजा जी। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैं लेती जाऊं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊं, ऑडी में मैं घूमती हूँ सुबह शाम और रात, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। तो साउंड्स काइंड ऑफ ओके। बहुत बढ़िया, बहुत मुझे बढ़िया। लगता है कि डांस नंबर जरूर बन सकता है। बहुत बढ़िया, सीरियसली इट वाज अमेजिंग। सो सी, अभी पॉडकास्ट का एंड है, तो मैं चाहूंगा यार एक गाना, सी अब हम सारे सिंगर्स को सुनते हैं, हमारे लिए सारे फेवरेट्स हैं, बट कोई ऐसा सिंगर जो पुराने एरा से लेके अभी तक हैज बीन योर ऑल टाइम फेवरेट्स, जिसको तुम समझते हो कि हाँ, जैसे लता जी हमारी फेवरेट है, किसी के लिए भी बोलोगे तो हमारे फेवरेट है, रफ़ी साहब, सोनू निगम सर, उदित जी, सानुदा, अरिजीत, तो जितने लोग हैं सब लोग फेवरेट है, बट कोई एक सिंगर आपको बताना है और उनका एक गाना सुनाना है, दैट विल बी द मेलोडियस एंड फॉर दिस पॉडकास्ट। एक्चुअली सबको ही सुनता हूँ। पहले मेरी जो शुरुआत थी गजल से हुई थी, अच्छा, राइट। आशा भोसले जी वाह। का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, लेजेंडरी जो हैं सबको सुना है, और कोई एक फेवरेट ऐसा कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट क्या सुनाऊँ मैं, बताओ किसका सुनाऊँ? सी इट्स अप टू यू, हमने आपको दुविधा में डाला है, खुद को नहीं। कुछ न्यू एज का सुनाऊँ या पुराना नहीं, इट्स सुनाऊँ? ऑल योर चॉइस। अगर तुमको एक गाना सुनाने का मौका मिल रहा है कि भाई इट इज वन ऑफ योर फेवरेट्स, टॉप 5 में वो गाना होना चाहिए, वो आर्टिस्ट होना चाहिए। आपने जो बताया है ना आर्टिस्ट के नेम्स, सब टॉप 1 में, टॉप 3 में ही हैं देखो सभी पॉसिबल लोग। नहीं है यार, देखो सिंपली अगर कोई पोजीशंस है तो कहीं ना कहीं आपको प्लेस You करना give me the पड़ेगा। ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस हैं आर्टिस्ट के नेम्स के साथ। सी अगर नए एरा से चालू करें, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, लता जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, आशा जी, ओके, इनमें से कोई एक। तो आइकॉनिक सॉन्ग लग जा गले गा देता हूँ। वाह, प्लीज। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से